हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम करने वाले हैं डीपीपी का सोल्यूशन। और डीपीपी किस टॉपिक की होगी? वो डीपीपी है वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पोटेंशियल एनर्जी की। आई होप आपसे क्वेश्चंस बन गए होंगे, आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ऑब्वियस सी बात है हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये वो मॉड्यूल है जो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने खासकर प्रिपेयर किया हुआ है, जहां पर अगर आप इस मॉड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोर्स एक्ट्स ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड्स। ठीक है, हम क्या निकाल लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ओके। चलिए तो हमारे पास x दिया हुआ है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, है ना। मतलब आप इससे वेलोसिटी निकाल सकते हो dx बाई dt करके, है ना। हाँ सर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है टाइम के साथ। ओके, हमको बोला है कि फर्स्ट 4 सेकंड में बताओ कितना वर्क हुआ होगा, तो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं। पहले t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स में, तो यहाँ पर 0 पुट करूंगा मैं, t की वैल्यू तो आ जाएगी वेलोसिटी कितनी, 0 मीटर पर सेकंड। आ गई कि नहीं आ गई? नहीं, 0 क्यों आएगी सर? 0 3 मीटर पर सेकंड आएगी ना। हाँ सर, ओके ठीक है। फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे टाइम की कौन सी वैल्यू रख के, 4 सेकंड रख के। यहाँ पे 4 चौको 16 या 48 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 चौको 32, ये हो जाएगा प्लस 3, तो 48 प्लस 3 इज 52, नहीं 8 3 11 51। ठीक है, 18 और 1 19, ये कितना हो जाएगा 19 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी फाइनल आ गई, वेलोसिटी इनिशियल थी। ये वेलोसिटी इनिशियल है, ये वेलोसिटी फाइनल है। तो आप इससे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो आइए निकालते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ इंटू एम तो मैं बाहर ले लेता हूँ, है ना। वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर कर देते हैं सटासट, तो हो जाएगा हाफ। मास कितना है 30 ग्राम, तो 30 इंटू 10 पर माइनस 3 kg कर दिया मैंने। वी एफ का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 माइनस 9, है ना। 361 माइनस 9, तो 361 माइनस 10 351 हो जाता, 352 हो गया। ओके, तो हाफ इंटू 30 इंटू 352 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है ना, इस जीरो से मैं उड़ा देता हूँ, इसको माइनस 2 कर देता हूँ। ठीक है ना, इसको उड़ा देता हूँ इससे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 176 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा 3 छंग 6 18 की 8 हासिल आई 1 3 7 21 और 1 2 22 की 2 हासिल आई 1 3 एकम 3 और 2 5, तो 528 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 जूल, यानी कि 5.28 जूल, है ना। 5.28 जूल इज द आंसर। 5.28 जूल इज द आंसर। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A constant force F is applied to a body of mass m moving with initial velocity u. If after the body undergoes a displacement s, its velocity becomes v, then the total work done is half m v square minus u square. Change in kinetic energy. Total work done is work done by all forces is nothing but change in kinetic energy, है ना। तो वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन। द ग्राफ बिटवीन रूट ई एंड 1 बाय पी इज, ग्राफ बिटवीन रूट ई एंड 1 बाय पी इज। अच्छा, ई क्या है? ई के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से क्या रिलेशन होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है क्या? हाँ सर, लेकिन हमको रिलेशन बताना है रूट ई का 1 बाय पी के साथ। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए जरा, अगर मैं रूट लगा देता हूँ दोनों साइड तो क्या होगा? अंडर रूट ई के हो जाएगा ये, है ना, और ये हो जाएगा पी अपॉन रूट 2m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये रूट के अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। ओके, यहाँ पर आप क्या करो, अंडर रूट ई के को इधर ही रहने दो और मल्टीप्लाई में किसको ले आओ? 1 बाय पी को। पी नीचे आ जाएगा तो 1 बाय पी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2m। अच्छा, ये पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ये पूरी वैल्यू क्या है भाई? कांस्टेंट। अरे हाँ कि ना, तो हम बोल सकते हैं अंडर रूट ई के इंटू 1 बाय पी
इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। समझना मेरी बात ध्यान से, ये क्या है, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ, या मैं इसको यहाँ पर इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इक्वेशन आ गई है एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की? आ गई कि नहीं आ गई है? बिल्कुल आ गई है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज योर आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी इज, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ई के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं ये y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर जैसी इक्वेशन है ना, यानी कि एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पैराबोला। आंसर क्या हो जाएगा? पैराबोला। ठीक, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 0.5 kg ball is thrown up with an initial speed of 14 meter per second and reaches a maximum height of 8 meter. Okay, how much energy is dissipated by air drag acting on the ball during the ascent? अच्छा, अगर मैं ये मानूं कि u इस इनिशियल वेलोसिटी से ये मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव कर सकता है, तो वो मैं निकाल सकता हूँ h max इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अच्छा, u की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 इंटू जी, ठीक है ना। तो ये काटा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये कितना हो जाएगा? 49/5 है ना। ये कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 10 मीटर, ऑलमोस्ट 10 है ना। ये काटा में 2 सत्ते 14 है ना, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 48। ऑलमोस्ट मैं मान लेता हूँ 10 मीटर तक ये क्या कर रहा है? ऊपर उठ सकता है, मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकता है। बट ये अचीव कितनी कर रहा है? रीचेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 8 मीटर, मतलब ये 8 ही मीटर अचीव कर पा रहा है। अच्छा, कर सकता था 10 मीटर अगर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होता तो। अगर एयर का रेजिस्टेंस आप इंक्लूड नहीं करते, एयर का ड्रैग इंक्लूड नहीं करते, तो आप किस मैक्सिमम हाइट तक जाते? 10 मीटर तक जाते। बट क्योंकि यहाँ एयर का रेजिस्टेंस भी है, एयर का ड्रैग भी है, तो आप 8 मीटर तक ही गए, मतलब जो 2 मीटर की एनर्जी थी वो क्या हो गई? लॉस हो गई। अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो कि नहीं? जो बॉल है ये जा सकती थी 10 मीटर तक, जा सकती थी 10 मीटर तक, लेकिन गई तो कहाँ तक है? 8 मीटर तक। समझ गए हो कि नहीं? मतलब उसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती थी mg इंटू 10, बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी पहुंची? mg इंटू 8। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mg इंटू 2। नहीं? अरे हाँ कि ना? तो हम बोल सकते हैं एनर्जी डिसिपेटेड इन एयर ड्रैग, एनर्जी डिसिपेटेड इज नथिंग बट mg 10 माइनस mg 8, mg 10 माइनस mg 8। वाह 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 वाह। तो मतलब mg इंटू 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि मास कितना दिया था आपको? 0.5 kg। g की वैल्यू आप 10 ले लो और इसको आप ले लो 2, ये हटाया 1/2 था, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया? 10। ऑलमोस्ट 10 था ना, लेकिन 10 नहीं, 9.8 दिया हुआ है, तो हम आंसर 9.8 लेंगे। 10 से थोड़ा कम होगा ना, 10 से थोड़ा कम होगा, तो आंसर कितना आएगा? 9.8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the kinetic energy of the body increases by 4%, the momentum is kinetic energy is equals to p square upon 2m। याद आया? हाँ सर, याद आ गया। मतलब change in kinetic energy upon kinetic energy is equals to twice of delta p by p plus 1/2 तो छोड़ दो आप, ठीक है, हो जाएगा डेल्टा m by m। मास में तो कोई चेंज नहीं है, हटा दो इसको। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको 4% दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी बाय पी दिया हुआ है, इसको काटा 2% आ जाएगा आंसर। इंक्रीजेस बाय 2%, इंक्रीजेस बाय 2%। ठीक है, क्लियर है? आंसर कितना आ गया? इंक्रीजेस बाय 2%। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर। अभी ये तो नहीं सोच रहा है कि ये कैसे किया, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अरे भाई एरर 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 एरर, याद है याद है याद है, थोड़ा सा तो पढ़ा था ना, उसी को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। चलो, इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय यू, इन स्ट्रेचिंग बाय 10 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड विल बी। तो हमने लेक्चर में किया है, ये तो हमने लेक्चर में किया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेच कर रहे हो तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो यू है। अगर 10 सेंटीमीटर स्टोर एनर्जी खींचोगे तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, है ना। आपने बोला भाई u1 इज इक्वल्स टू हाफ के 2 का स्क्वायर, ठीक, u2 इज इक्वल्स टू हाफ के 10 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? इसको आपने u बोला है तो u अपॉन u2 मैंने रेशो ले लिया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा रेशो में, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, आप काटोगे तो आ जाएगा 25। तो u2 की वैल्यू कितनी आ गई? 25 टाइम्स ऑफ u, 25 टाइम्स ऑफ u।
क्लियर? अरे कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इन अ सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैज अ पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय U इज इक्वल टू 20xy बाय z, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। अब आप ये बोलोगे सर आपने ये तो लेक्चर में बताया ही नहीं। अरे यार सिंपल सी बात है, देखो जब आप लिखते हो फोर्स तो उसके अंदर एक x का कंपोनेंट भी होता है, उसके अंदर एक y का कंपोनेंट भी होता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक z का कंपोनेंट भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? हमने ये भी देखा कि जो f है वो होता है माइनस du बाय dx के बराबर, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। ये कब? जब आप x कंपोनेंट की बात कर रहे हो, है ना? अच्छा, अगर y कंपोनेंट भी होगा फोर्स का तो माइनस du बाय dy कर देंगे, और जब z कंपोनेंट भी होगा तो माइनस du बाय dz भी कर देंगे। क्या इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब f इज इक्वल्स टू एफ एक्स की जगह आप क्या पुट कर दो, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप, ठीक, प्लस माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई जे कैप, प्लस माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड के कैप। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। यानी कि f इज इक्वल्स टू, f इज इक्वल्स टू, आप इससे क्या कॉमन ले लो, माइनस बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, डी यू बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी यू बाई डी वाई जे कैप प्लस डी यू बाई डी जेड के कैप। इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या बोला, फोर्स को भाई वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। f इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स था, डी यू बाई डी आर था, f इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर था, याद करो, एफ सी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर था, है ना? ठीक है। अब भैया इस f के तीन कंपोनेंट हो सकते थे, x y z, तो मैंने उसको कंपोनेंट में बांट लिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो अब वो बोल रहा है कि आप f को किस तरीके से लिख सकते हो। आओ, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो डी यू बाई डी एक्स, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा, 20x चला जाएगा, 20y बाय z बचेगा, क्या बचेगा, 20y बाय z आई कैप, ठीक, प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y चला जाएगा, x और z बचेगा, तो बचेगा 20x बाय z जे कैप, प्लस इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा, बताओ मुझे, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और y बचेगा, क्या नहीं बचेगा, हट। आप बोले यार अरे भाई z नीचे है, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, तो वन अपॉन जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा क्या, माइनस माइनस 20 एक्स वाई जेड का स्क्वायर के कैप। समझे कि नहीं समझे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, अंदर बच रहा है क्या, बाहर आएगा तो आएगा 20y बाय जेड, 20y बाय जेड, 20x बाय जेड, ठीक है, और आएगा 20xy बाय जेड स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 20y बाय जेड माइनस का, 20x बाय जेड माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20xy बाय जेड स्क्वायर के कैप, आंसर आ जाएगा आपका बी। क्लियर? वन अपॉन जेड का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दिया और जेड की जगह क्या कर दिया, वन अपॉन जेड स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। एक्स वाई को एज इट इज लिखे रहने दिया, वो हमारे लिए कांस्टेंट। पक्का क्लियर है? आप देख लो और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अगर आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, ये दोनों माइनस है ना, और इसको प्लस हो जाना चाहिए, बट यहाँ पर माइनस है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सी वाला, ठीक है ना। इसे माइनस होना चाहिए था, नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसे भी माइनस होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर कितना आ गया है, बी आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A heavy stone is thrown from a cliff of height h with the speed v. The stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown. If it is thrown vertically downward, vertically upward, horizontally, कोई फर्क नहीं पड़ता है। The speed does not depend on the initial direction, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सिर्फ उस पर। अरे हाँ कि ना भाई, जब आप किसी क्लिफ से, हमने पढ़ा है ना, अगर मैं इस बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दूं, या मैं इस बॉल को u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंक दूं, समझ रहे हो, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड, दोनों ही बॉल की स्पीड क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये घूमकर ऊपर जाएगी, जब ये अपनी मीन पोजीशन पर आएगी तो उसके पास नीचे की डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी इसकी है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से क्या करेंगी, नीचे हिट करेगी। पक्का 100%? हाँ सर। और अगर आप इसे किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे, एंगल पे प्रोजेक्ट करते टाइम जब ये नीचे गिरेगी तो इसके पास दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, इनका आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो सेम आने वाली है।
समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। बस खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। अभी जब मैकेनिकल एनर्जी में पहुंचेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अ पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल, अच्छा अभी हमने वर्टिकल सर्कल नहीं पढ़ा है, ये उसका क्वेश्चन है, सॉरी ये गलती से डल गया है बीच में। इसको हम जब वर्टिकल सर्कल पढ़ लेंगे तो ये सिंपल फॉर्मूला है, टेंशन मत लो, जब हम वर्टिकल सर्कल पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x इज E, द एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय x/2। अरे स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला लगा दो ना, स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला लगा दो, E इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा ई डैश कितना हो जाएगा जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, कितना x/2, तो x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। इसका आप रेशियो ले लो, E अपॉन ई डैश इज इक्वल्स टू हाफ से हाफ कट जाएगा, k से k कट जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 4, तो ये कट गया इससे, तो आप बोल सकते हो कि जो ई डैश आएगा वो कितना आ जाएगा, E/4 आ जाएगा। क्लियर? चलो बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास 10 kg मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10√x ओके units where x is displacement. The work done by the net force during the displacement of the particle from x is equals to 4 meter to x is equals to 9 meter. यहाँ पर आपको वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है 10√x, है ना। अगर मैं v1 निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 4 मीटर, कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। √4 टू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी। अच्छा v2 अगर मुझे निकालना हो तो मैं x की क्या पुट कर दूंगा, 9, तो √9 क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास दो वेलोसिटीज आ गई, इनिशियल और फाइनल। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन इज नथिंग बट हाफ मास दिया हुआ है आपको 10 kg, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक, क्लियर। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये 2 से काट दिया 5 ब्रैकेट के अंदर कितना, v2 का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, w इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, तो ये कितना हो गया 900 माइनस 400 इस 500। तो वर्क डन कितना आ जाएगा 500 इंटू 5 यानी कि 2500 जूल। कितना आ जाएगा 2500 जूल। क्लियर, पक्का? हाँ सर पक्का। वर्क एनर्जी थ्योरम फटाफट लगाइए, आंसर निकाल लिया हमने। द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी U इज गिवन बाय, बताओ मुझे। द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय du/dx, माइनस लगना चाहिए ना, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस du/dx। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। तो हमने यहाँ पर 13 क्वेश्चन कर लिए हैं, और क्वेश्चन है कि खत्म हो गया है। तो इसी के साथ आपका खत्म होता है भाई ये DPP। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो आप इस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच के आप उतने ही खुश होंगे जितना कि ये प्यारा बच्चा खुश हो रहा है। जितना भी कंटेंट आपको YouTube पे प्रोवाइड किया जाता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर वही कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, साथ ही साथ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नीट पे क्लिक करेंगे, नीट के अंदर जितना भी आपको पढ़ाया गया है सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको एक के बाद एक लाइन वाइज दिख जाएगा। आप किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और आप वो हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके। ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।